वेलकम टू माय क्लास ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर टेक्स्ट बुक के चैप्टर 15 पे मुश्तमिल है। इसी तरीके से आज के लेक्चर का कुछ कंटेंट मैंने MIT का इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स का जो कोर्स है उसके लेक्चर 19 से लिया है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई एल्गोरिथम नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथम डिज़ाइन की टेक्निक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग टर्म जो है ये फर्स्ट टाइम कॉइन की थी रिचर्ड ई बेलमैन ने। आप बेलमैन के नाम से वाकिफ़ होंगे क्योंकि हमने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम ऑलरेडी पढ़ लिया है जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का फ़ायदा ये है कि हम सीमिंगली एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग नॉर्मली यूज़ होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें हमने कोई चीज़ मिनिमाइज़ करनी हो या मैक्सिमाइज़ करनी हो। जैसे कि हमने एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑलरेडी देखा है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है फ्रॉम सिंगल सोर्स टू ऑल डेस्टिनेशंस। तो हमने इस प्रॉब्लम में शॉर्टेस्ट पाथ का जो वेट है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। तो दैट वाज अ मिनिमाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है ये ब्रूट फोर्स इसमें हम अप्लाई करते हैं। ब्रूट फोर्स में जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑल पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई कर रहे होते हैं। नॉर्मली ब्रूट फोर्स एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं होता क्योंकि अगर आप ऑल पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेंगे तो आपका जो एल्गोरिदम होगा उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, विच इज़ वेरी बैड ग्रोथ हम जानते हैं। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम ब्रूट फोर्स को एक कंट्रोल्ड फैशन में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमने देखा था कि हमारे पास एक और टेक्निक होती है डिवाइड एंड कंकर की टेक्निक। आपको याद होगा कि अगर मेरे पास एक एरे हो और इस एरे को मैंने मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना हो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये मर्ज सॉर्ट ये 10 की एरे है तो मेरे पास जो इनिशियल कॉल थी वो मर्ज सॉर्ट ऑफ एरे ए थी और इसके अंदर 10 एलिमेंट्स थे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इस पहले हिस्से के ऊपर हम मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करेंगे। तो ये मर्ज सॉर्ट होगा दोबारा से और एरे ए, और हम पहले 5 एलिमेंट्स के लिए मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे। ठीक है। तो यानी कि हम रिकर्सिवली इस एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस एरे को फिर डिवाइड करेंगे इनटू 3 एंड 2 एलिमेंट्स। तो एक कॉल होगी मर्ज सॉर्ट ऑफ ए और 3, यानी कि पहले 3 एलिमेंट्स के लिए, और फिर उसके बाद फिर फर्दर कॉल होगी मर्ज सॉर्ट ऑफ ए और पहले एलिमेंट के लिए या पहले 2 एलिमेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो ये काम हम करते रहेंगे, हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें बेस केस नहीं मिल जाता। मर्ज सॉर्ट के केस में आपको याद होगा कि बेस केस जो है वो सिंगल एलिमेंट एरे होता है। ठीक है। जब हम सिंगल एलिमेंट एरे पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बजाय मर्ज सॉर्ट की रूटीन को कॉल करने के हम कंबाइन की रूटीन को कॉल करते हैं, जिसमें हम इन एरेज़ को, जो सिंगल एलिमेंट एरेज़ हैं, इनको हम कंबाइन करते हैं इनटू अ सॉर्टेड एरे। ठीक है। तो ये उसके उलट काम करेगा, यानी कि रिकर्जन जिस तरह से सबसे पहले हम 10 एलिमेंट्स की एरे को डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर 5 एलिमेंट्स की एरे को डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 की, उसके बाद 2 की। ठीक है। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो वो इसके उलट में काम करेगा। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब हम रिकर्जन करते हैं तो हम मेथड कॉल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मेथड्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में स्टैक में रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो हम आखिर में जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी एरे जो है ये सॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो थी हमारी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, जिसमें आपको याद होगा कि 3 स्टेप्स थे। एक डिवाइड का स्टेप था, एक कंबाइन का स्टेप था और एक कंकर का स्टेप था और एक कंबाइन का स्टेप था। तो 3 स्टेप्स थे हमारे पास। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी हमने रिकर्जन यूज़ करनी है, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ख़ास बात यह है कि हम जो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अगर हमें दोबारा चाहिए, लाइक वही सब प्रॉब्लम दोबारा आ रहा है, इधर हमने एक सब सीक्वेंस को सॉर्ट किया, वही सब सीक्वेंस यहाँ भी आ रहा है कहीं पे। ठीक है। तो हम बजाय उसको फ्रॉम द स्क्रैच दोबारा से सॉर्ट करने के हम क्या करेंगे, जो पुराना सोल्यूशन था उसको रीयूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो ये वो ख़ास बात है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, जिसकी वजह से हम एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम को हम पॉलिनोमियल एल्गोरिदम में कन्वर्ट करने में अक्सर औकात कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट की तरफ मैं वापस आऊँगा।
ओके सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल फिबोनाची नंबर्स की एग्ज़ाम्पल है। आप इस सीक्वेंस से वाकिफ़ होंगे। कहानी इस तरह की है कि लट से आपके पास एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर हमने एक पेयर ऑफ रैबिट्स छोड़ा है और हम चेक करते हैं हर महीने के बाद। तो पहले महीने के बाद जब हम चेक करेंगे तो वो एक ही पेयर होगा, दूसरे महीने के बाद जब हम चेक करेंगे तो तब भी वो एक ही पेयर होगा। तो रैबिट्स जो हैं वो हर दूसरे महीने में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप तीसरे महीने में चेक करेंगे तो अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास दो पेयर्स होंगे। एक वो ओरिजिनल पेयर जो कि हमने आइलैंड पे छोड़ा था और एक नया पेयर जो है वो रिप्रोड्यूस होकर हमारे पास आ गया। तो हमारे पास दो पेयर्स होंगे। अगर आप चौथे महीने में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो तीन पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी यानी कि जो ओरिजिनल पेयर था उसने एक और रिप्रोड्यूस कर लिया और अभी जो दूसरा पेयर है वो उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसका सिर्फ एक महीना हुआ है। इसके बाद हम जब पाँचवें महीने में आएंगे तो हमारे पास पाँच हो जाएंगे, पांच पेयर्स ऑफ रैबिट्स हो जाएंगे। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो हम हर दफ़ा पिछली दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। सिर्फ ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये बेस केस है, ठीक है, यानी कि F1 और F2 जो है ये बेस केस है। और उसके बाद जब भी आपने कोई Fn कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, Fn-1 और Fn-2 को ऐड करते हैं, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, हमने जो हमारा गोल है अभी वो ये है कि हमने कोई भी Fn कैलकुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने Fn कैलकुलेट करना है, n जो है वो मेरे पास n इज़ इक्वल्स टू फॉर एग्ज़ाम्पल 50 है। ठीक है, Fn जो है वो f ऑफ 50 मैंने कैलकुलेट करना है। तो f ऑफ 50 कैलकुलेट करने के लिए मुझे f ऑफ 49 और f ऑफ 48 कैलकुलेट करना होगा। अगेन f ऑफ 49 के लिए फिर f ऑफ 48 और f ऑफ 47 कैलकुलेट करना होगा एंड सो ऑन। ठीक है, ओके सबसे पहले हम एक नाइव एल्गोरिथम लिखते हैं। नाइव का मतलब सिंपल होता है। एक नाइव एल्गोरिथम लिखते हैं। ये जो हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन है इसको फॉलो कर रहा है ये एल्गोरिथम। ठीक है, मेरा सब रूटीन है फिब ऑफ n। n जो है वो नंबर है जिसके लिए मैंने फिबोनाची कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर हमारे पास ये पहली इफ़ है जो कि बेस केस को हैंडल कर रही है। अगर n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यानी कि n 1 है और n 2 है, n के ऊपर हमने अजम्पशन ली हुई है कि ये ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव नंबर अगर लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो हम सिंपली कहेंगे जी f जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि बेस केस है, ये बेस केस है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, फिब ऑफ n-1 और फिब ऑफ n-2 कॉल करेंगे। यानी कि अगर मैंने 50 के लिए कैलकुलेट करना है, n इज इक्वल टू 50 है, तो यहाँ से कॉल जाएगी 48 के लिए और यहाँ से कॉल जाएगी 49 के लिए। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम जो है ये वाला एल्गोरिदम दोबारा कॉल होगा 49 के लिए, अगेन आप 48 और 47 के लिए कॉल करेंगे एंड सो ऑन, जब तक आप बेस केस तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो वंस आपके पास 49 की वैल्यू आ जाएगी और 48 की भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो वो दोनों ऐड होंगी और फिर हम 50 की वैल्यू कैलकुलेट करने के काबिल होंगे। ठीक है, ओके आप एक मिनट के लिए सोचें, क्या ये एल्गोरिदम कोई अच्छा एल्गोरिदम है? मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि ये एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं 50 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे 49 और 48 के लिए कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब 49 के लिए जब मैं कैलकुलेट करने जाता हूँ तो 48 मुझे दोबारा कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस एल्गोरिदम की आप रिकरेंस लिखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि ये जो रिकरेंस है इसमें हम डिवीज़न जो कर रहे हैं वो हम एक सिंगल एलिमेंट से डिवीज़न कर रहे हैं। यानी कि कोई, मैंने आपको बताया था कि अच्छी रिकरेंस वो होती है जिसमें आप बड़े से बड़े फैक्टर्स से डिवीज़न कर रहे हो। तो यहाँ पे तो हम n में से सिर्फ एक एलिमेंट 1 माइनस कर रहे हैं, हर दफ़ा एक 1 माइनस यहाँ पे कर रहे हैं और माइनस एक और यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा डिवाइड स्ट्रेटजी नहीं है। इस वजह से इसका जो हमारे पास इसका जो क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन आती है वो एक्सपोनेंशियल आती है। ठीक है, तो रिकरेंस को अगर मैं देखूं तो रिकरेंस टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू। एन माइनस वन क्यों? इस वजह से कि मैं इस एल्गोरिथम को दोबारा कॉल कर रहा हूँ विद n माइनस वन वैल्यूज़। इसी तरीके से n माइनस टू के लिए भी दोबारा कॉल कर रहा हूँ। और ये जो बाकी के काम है, ये वाला काम हो गया, ये रिटर्न का काम हो गया, ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये कंबाइन की कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट है। आपके पास डिवाइड और कंबाइन की कॉस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमने चैप्टर 3 में देखा था कि ये जो चीज़ है टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू, ये फिबोनाची सीक्वेंस के सम के बराबर है, एफ ऑफ एन के बराबर है, विच इज़ इक्वल्स टू विच इज़ एन एक्सपोनेंट। अब देखें तो ये गोल्डन रेशो है, गोल्डन रेशो रेस्ट टू द पावर एन।
तो दिस रिजल्ट्स इन एन एक्सपोनेंट, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ समथिंग, यानी कि गोल्डन रेशियो रेज़ टू द पावर n। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सबसे बुरी ग्रोथ होती है, तो ये एक बुरा एल्गोरिदम है। और बुरा एल्गोरिदम क्यों है? इसलिए कि जब हम n के लिए कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हमने n-1 और n-2 के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब n-1 के लिए कैलकुलेशन करते वक्त हमें लेफ़्ट साइड पहले सॉल्व होती है, तो n-2 और n-3 के लिए कैलकुलेशन करनी होती है। जब हम n-2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, n-2 के लिए जब हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पे इधर नीचे n-3 और n-4 के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें तो ये राइट साइड पे ये n-2 दोबारा आ रहा है। अगर हमने ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर दी है तो हमें यहाँ पे इसको दोबारा से सॉल्व नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें ये n-3 है, फिब ऑफ n-3 ये इधर भी आ रहा है और ये यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यानी कि थियोरेटिकली स्पीकिंग ये सारे का सारा जो रिकरेंस ट्री है ये नहीं अकर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम जो है ये एक बैड एल्गोरिदम है और इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कैसे? ऐसे कि हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं उनको हम अगर कहीं सेव कर लें उनके सोल्यूशंस को, तो उन सोल्यूशंस को रीयूज़ कर सकते हैं और हमें ये सारा काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही काम करने के लिए जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास टेक्निक होती है उसको कहते हैं मेमोइजेशन। मेमोइजेशन टेक्निक का मकसद ये है कि आपने एक मेमो टेबल बनाना है। एक मेमो टेबल हमने बनाना है, उस टेबल के अंदर n की वैल्यूज़ होंगी, पॉसिबल n की वैल्यूज़ होंगी और यहाँ पे आगे फिब ऑफ n होगा जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ हम जो फिब ऑफ n कैलकुलेट करेंगे हम उसको रिटर्न करने से पहले इस मेमो टेबल के अंदर लिख दिया करेंगे। तो अगर हमने दोबारा वही चाहिए होगा, जैसे हमने अगर पहली दफ़ा n-2 कैलकुलेट किया है तो वो अगर हमें दोबारा चाहिए होगा तो हम दोबारा से सारा रिकर्जन ट्री जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी मेमो टेबल से देख के रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये कोर आइडिया है। ये वही एल्गोरिदम है जो आपने पिछली स्लाइड पे देखा, ये नाइव एल्गोरिदम है। इस नाइव एल्गोरिदम को हमने मेमोइज्ड एल्गोरिदम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल की ज़रूरत है जिसको मैं मेमो टेबल कहता हूँ। ठीक है, वो टेबल जो है वो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि जो सोल्यूशन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हैं उनको टेम्पोरेरली रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, ये वाला जो एल्गोरिदम है इसको हमने एज इट इज़ उठा के, तो आप देखें तो यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे ये वही एल्गोरिदम है, ये मेरा नाइव एल्गोरिदम है जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में डेवलप किया था। अच्छा, इस एल्गोरिदम पे मैं तब जाऊंगा जब मेरे पास मेमो टेबल के अंदर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो पहले मैं अपनी मेमो टेबल के अंदर चेक करूंगा कि क्या ये n जो है मेमो टेबल के अंदर है। अगर है तो हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें वही नाइव एल्गोरिदम यूज़ करके तो वैल्यूज़ जो है वो फिब ऑफ n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, वो उसी तरीके से कैलकुलेट होगी कि आप n के लिए n-1 और n-2 करेंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा आप यही मेथड दोबारा से कॉल करेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद हम आखिर में ये ख़ास बात आप देखें कि जब भी कोई वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको रिटर्न करने से पहले हम अपने मेमो टेबल के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ताकि अब अगर हमें ये सोल्यूशन दोबारा चाहिए हो तो वो हमें फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े, बल्कि वो हम मेमो टेबल से उठा के रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी नाइव एल्गोरिदम को मेमोइज्ड एल्गोरिदम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यही स्टेप्स करने होंगे। जो एल्गोरिदम है उसको आप उठाएं, उसको आप एल्स क्लॉज में रखते हैं एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इसके पीछे एक इफ़ क्लॉज लिखें। उस इफ़ क्लॉज के अंदर आप सिंपली ये लिखें कि क्या ये जो इनपुट आ रही है, इस वक्त मेरे पास इनपुट के अंदर एक वैल्यू है n, ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, तो इसको आप की के तौर पे यूज़ करेंगे मेमो टेबल के अंदर। तो चेक करेंगे कि क्या ये की एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, टेबल से वो वैल्यू उठाएंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। और उसके बाद आखिरी स्टेप आपको ये करना है कि आपने जब भी कोई वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो उसको इस की के अगेंस्ट आपने अपनी मेमो टेबल के अंदर सेव कर देना।
ठीक है, यानी कि हमने ये सीखा कि हम कोई सा भी नाइव एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम को हम एक मेमोइज्ड एल्गोरिदम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम इस एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मेमोइजेशन ने कैसे हमें फ़ायदा दिया। सही, ओके। इस एल्गोरिदम को अगर आप देखें तो इस एल्गोरिदम के अंदर हम, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये वाला पार्ट रिकर्जन ट्री का, ये वाला पार्ट जो है ये सिंपली एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि फिब ऑफ n-2 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब n-2 जो है वो कैलकुलेट हो गया है, तो अब आपके पास n-3 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से इसके अंदर फिर आप n-4 एंड यहाँ पे भी जो चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी हुई होंगी वो कैलकुलेट नहीं होंगी। ठीक है, अब आप देखें n-2 के लिए लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे n-3 और n-4 करेंगे, तो n-3 अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ भी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो आपके पास जितने आपके पास सीक्वेंसेस होंगे, जितने आपके पास सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स होंगे, वो हर एक दफ़ा कॉल होगा, एक दफ़ा ज़रूर आपके पास नॉन मेमोइज्ड कॉल होगी। यानी कि अगर आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ आपने 50 कैलकुलेट करना है, 50 आपने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा एक दफ़ा एफ ऑफ 49। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा एक दफ़ा एफ ऑफ 48। दूसरी दफ़ा जब आप कैलकुलेट करने आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप मेमो टेबल से उठा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 47, सो ऑन अप टू 2। ठीक है, अप टू 2 और उसके बाद फिर 1। सही, 2 और 1 जो है ये बेस केसेस हैं, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की कॉल्स इस एल्गोरिदम के अंदर आ रही हैं। कुछ मेमोइज्ड कॉल्स हैं जो कि हम मेमो से देख के बता रहे हैं, और कुछ नॉन मेमोइज्ड कॉल्स हैं। तो नॉन मेमोइज्ड कॉल्स जो हैं वो सीक्वेंस के हर एलिमेंट के लिए एक दफ़ा होंगी। ठीक है, अगर मुझे दोबारा चाहिए होगी कोई वैल्यू एफ ऑफ n-3, तो n-3 यहाँ पे है, तो वो मुझे दोबारा से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी रिकर्जन के ज़रिए से, बल्कि मैं अपनी मेमो टेबल से उठा लूँगा। ठीक है, तो दो तरह की मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, फिब ऑफ k, अगर अब मैं यहाँ पे इसको k कह रहा हूँ, तो दैट ओनली रिकर्सेस फर्स्ट टाइम, यानी कि रिकर्जन एक ही दफ़ा होगी। ठीक है, दूसरी दफ़ा रिकर्जन नहीं होगी, दूसरी दफ़ा हम उसको नॉन मेमोइज्ड कॉल कंसिडर करेंगे और हम मेमो टेबल से उठाएंगे। और इस तरह की कॉल जो है मेमो टेबल से लुकअप करना वो फ्री है, यानी कि हमारे पास θ1 टाइम या कांस्टेंट टाइम लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास नॉन मेमोइज्ड कॉल्स होंगी वो n होंगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 50 है, तो यहाँ पे ये 50 कॉल्स होंगी, ये 50 कॉल्स होंगी जो कि नॉन मेमोइज्ड होंगी, एक दफ़ा 49 के लिए, 48 के लिए एंड सो ऑन अप टू 150 तक। ठीक है, तो 50 कॉल्स आपके पास नॉन मेमोइज्ड होंगी। और उन नॉन मेमोइज्ड कॉल्स में भी आप देखें तो आपको क्या करना होगा, अगर मैं रिकर्जन को इग्नोर कर दूं तो बाकी के काम तो कांस्टेंट है। आप देखें ये इफ़ और ये एफ इज इक्वल टू समथिंग और मेमो टेबल के अंदर एंट्री करना और रिटर्न करना, ये तो कांस्टेंट काम है। ठीक है, तो इवन जो आपकी नॉन मेमोइज्ड कॉल्स हैं वो भी θ1 टाइम चलेंगी, यानी कि उसकी जो ग्रोथ बन रही है वो भी θ1 है। ठीक है, ईच कॉल जो है फिब ऑफ 1 हम कॉल करेंगे, फिब ऑफ 2 अप टू फिब ऑफ n, और ईच कॉल जो है वो θ1 कॉस्ट करती है। ठीक है, और टोटल कॉल्स कितनी है? टोटल कॉल्स n है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो टोटल कम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की क्या बनेगी? टोटल कम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की बनेगी जनाब θn कम्प्लेक्सिटी। अब आप देखें कि हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? एक्सपोनेंशियल से, समथिंग रेज़ टू द पावर n हमने देखा था पिछली स्लाइड में, जो कि नाइव एल्गोरिदम है आपका, ये वाला। उसको हम रिड्यूस करने में कामयाब हो गए लीनियर एल्गोरिदम में, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल की एक सबसेट है, लीनियर एल्गोरिदम है। तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, और इसमें हमने किया क्या? हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, हमने सिर्फ एक मेमो टेबल यूज़ किया। ठीक है, चूँकि हम मेमो टेबल यूज़ करते हैं इसलिए इस तरह के डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स को मेमोइज्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जो मेमो टेबल है उसका एनालिसिस करने के लिए हमें एक फार्मूला, हमारे पास एक जेनेरिक होता है, ये फार्मूला है। अभी हमने देखा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमने रिकर्जन की और उसके साथ हमने मेमोइजेशन की। मेमोइजेशन में हमने क्या किया? मेमोइजेशन में हमने जो सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थे उनको याद रखा और उनको रीयूज़ किया। ठीक है, जैसे कि अभी आपने इस एल्गोरिदम के अंदर देखा कि हम अगर कोई सब प्रॉब्लम का सलूशन मेमो टेबल के अंदर है तो बजाय उसको स्क्रैच से कैलकुलेट करने के हम उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे।
ठीक है। और इसका हमने एनालिसिस कैसे किया, हमने कहा जी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हमने देखे जो कि हमारे पास n था, और हर सब प्रॉब्लम के ऊपर टाइम कितना लगता है, टाइम पर सब प्रॉब्लम, तो ये था हमारे पास θ1। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी हम मेमोराइजेशन यूज़ करेंगे तो ये फार्मूला होगा, जो हम टाइम निकालेंगे टोटल टाइम, दैट वुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर सब प्रॉब्लम। तो ये था हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय θ1। θ1 जो है ये मेरे पास नॉन मेमोराइज्ड कॉल्स थी, और इसमें याद रखें हमने रिकर्जन को इग्नोर किया है। ठीक है, रिकर्जन को क्यों इग्नोर किया है, इसलिए कि हम हर सब प्रॉब्लम को एक ही दफ़ा काउंट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा काउंट नहीं करना चाहते। ठीक है, ओरिजिनली अगर आप रिकर्जन में देखें तो आपके पास सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये रीअपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इस रिकर्जन को इग्नोर करेंगे तो फिर हमारे पास जो इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम पे टाइम लगेगा, दैट वुड बी θ1 कांस्टेंट टाइम। ठीक है जी, तो ये आपने फार्मूला ज़रूर याद रखना है जब हम मेमोराइजेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, बाज़ किताबों में एल्गोरिदम, यही जो काम है मेमोराइजेशन का काम है, ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। हमारी अपनी जो बुक कॉर्मन की किताब है उसमें भी इसी तरीके से। तो ये जो दूसरी अप्रोच है ये भी मेमोराइजेशन की तरह की अप्रोच है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। इस अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। ये दाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये वही एल्गोरिदम है जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डेवलप किया, ये मेमोराइज्ड एल्गोरिदम है। बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन यूज़ नहीं करेंगे। देखें यहाँ पे रिकर्जन हो रही है। रिकर्जन के बजाय हम क्या करेंगे, हम लूप यूज़ करेंगे, आइट्रेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और आइट्रेशन हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही मैंने ये देखें, मैं फिब की मैंने एक एरे बना ली। यहाँ पे अब मैंने एरे बना ली। उस एरे के अंदर फिर मैंने क्या किया जी, जो मेरे पास एलिमेंट मैंने फिब ऑफ एन कैलकुलेट करना है, तो मैं के एक इंडेक्स है, लूप काउंटर है, उसको मैं 1 से लेके n तक आइट्रेट करूँगा। ठीक है, और चेक करूँगा कि k की क्या वैल्यू। अगर k की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 है, जो कि बेस केस है हम जानते हैं, तो उस केस में f जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिब ऑफ k-1 इस एरे के अंदर, इस इंडेक्स के ऊपर k-1 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू, और k-2 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी, उन दोनों को जमा करेंगे और वो f के अंदर रख देंगे। ठीक है, और उसको हम फिर फिब ऑफ k में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और आखिर में जब हमारे पास फिब ऑफ एन कैलकुलेट हो जाएगा इस लूप से, तो हम फिब ऑफ एन को रिटर्न कर देंगे। अब आप इस एल्गोरिदम को अगर आप देखें, साइड बाय साइड कंपैरिजन करें, तो इस एल्गोरिदम के अंदर हम वही काम कर रहे हैं जो हमने इस एल्गोरिदम के अंदर किए हैं। जो हमने मेमोराइज्ड एल्गोरिदम के अंदर काम किए हैं वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, हम बॉटम अप एल्गोरिदम के अंदर भी कर रहे हैं। बॉटम अप का की आइडिया ये है कि आप क्या करें, आप सबसे रिकर्जन ट्री में सबसे नीचे चले जाएँ, जो आपके पास लीव्स है उनको सबसे पहले कैलकुलेट करें। उसके बाद फिर आप लीव से आप पेरेंट की तरफ चलें। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, इसमें फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 2 कैलकुलेट होंगे इस एल्गोरिदम के मुताबिक। उसके बाद फिर वो दोनों हम जमा करके, तो फिर हम फिब ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम फिब ऑफ 4 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिब ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप थोड़ा ज़रा सा गौर करें तो ये वही ऑर्डर है जो हमने रिकर्जन में यूज़ किया था। ठीक है, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप n की कोई वैल्यू ले लें और कागज़ के ऊपर इसको ट्रेस करके देख लें कि किस ऑर्डर में कैलकुलेशन हो रही है। जिस ऑर्डर में कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है उसी ऑर्डर में कैलकुलेशन यहाँ भी हो रही है, बॉटम अप एल्गोरिथम में भी हो रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने इस रिकर्जन को अनरोल करके तो हमने इसको एक लूप की शक्ल दे दी है। ठीक है, अदरवाइज दिस इज़ द सेम एल्गोरिथम, ये सेम एल्गोरिथम है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों एल्गोरिथम्स को अगर आप देखें, कंपैरिजन करें अगेन, तो ये जो आप इसके अंदर आप देखें, ये इस लूप के अंदर अगर आप काम देखें तो ये काम जो है ये कांस्टेंट काम है। क्या क्या किया आपने एक इफ़ की स्टेटमेंट रखी हुई है, इफ़ की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखना जो है वो भी कांस्टेंट टाइम में हो जाता है। इसी तरीके से आपने एक एरे के अंदर से वैल्यूज़ जो है वो लुकअप करनी है और इसको एक वेरिएबल के अंदर रखना है, तो ये भी कांस्टेंट टाइम में हो जाता है। इसी तरीके से फिर उसी एरे के अंदर एक इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है, तो ये सारे के सारे काम कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगे। और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, ये लूप जनाब n दफ़ा चलेगी। तो अगेन आप जब मल्टीप्लाई करेंगे θ1 को और θn को, तो आपके पास जवाब आएगा θn। यानी कि ये जो एल्गोरिदम है ये भी लीनियर एल्गोरिदम है, जैसे कि आपने देखा था कि मेमोराइज्ड एल्गोरिदम भी लीनियर एल्गोरिदम था। लेकिन ये एल्गोरिदम मच सिंपल है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें हमें ये रिकर्जन के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फ़र्क हैं इस एल्गोरिदम, इन दोनों एल्गोरिदम्स के दरमियान। पहली तो आप सिमिलैरिटी देखें, ये सेम कंप्यूटेशन कर रहा है, सिर्फ हमने इधर मेमोराइज्ड एल्गोरिदम के अंदर रिकर्जन यूज़ की हुई थी, यहाँ पे हमने आइट्रेशन यूज़ की हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखें तो ये एल्गोरिदम जो है ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट बना रहा है। आपको याद होगा जब हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखा था तो हमने कहा था कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च देखा था, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करके हम टोटल ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं इन ए ग्राफ, ठीक है। तो अगर आपने एफ एन कैलकुलेट करना होगा तो एफ एन के लिए पहले कॉल जाएगी आपकी FN-1 और FN-2, ठीक है। एफ एन मैंने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा, देखें, N-1 और N-2, यानी कि 50 के लिए कैलकुलेट करना है तो 49 और 48 चाहिए, यानी कि इंडेक्स 48 और इंडेक्स 49 के ऊपर वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशन करनी होगी 49 और 48। ये तो हो गया मेमोराइज्ड। अब जब हम इसको बॉटम अप कर रहे हैं तो हम तो स्टार्ट ही 1 से कर रहे हैं। सबसे पहले f(1) कैलकुलेट होगा, फिर f(1) कैलकुलेट होगा, यानी कि 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर 2 इंडेक्स पे वैल्यू आएगी, उसके बाद 3 इंडेक्स पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 और 3 को मिला के हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 को मिला के हम 4 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3 और 4 को मिला के हम 5 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा है, सही। तो आप हर 2 पिछले मिला के आप अगले वाले के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा और करें तो ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ है और एसाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल ऑर्डर है, ठीक है। इसको अगर आप पीछे तक लेके जाएं तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये आपके पास n तक जाएगा, सही। तो ये हम क्या करेंगे, हम एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर रहे हैं सब प्रॉब्लम्स की डिपेंडेंसी ग्राफ को, यानी कि ये सारे सब प्रॉब्लम्स हैं और उनके दरमियान में डिपेंडेंसीज को हमने इन एजेस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एल्गोरिदम जो है ये मेमोराइज्ड एल्गोरिदम के मुकाबले में फास्टर होगा क्योंकि कोई रिकर्जन नहीं है, आपको कोई मेथड कॉल नहीं करना पड़ रहा। आपको पता है कि जब हम मेथड कॉल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो हमें जो ओरिजिनल अभी तक का काम है उसको एक स्टैक के ऊपर रखना पड़ता है और फिर हम अगले मेथड पे जाते हैं, उस मेथड के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, जब वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो फिर रिटर्न करता है, स्टैक से दोबारा चीज़ें उठाई जाती हैं, फिर मेमोरी में लोड की जाती हैं, तो इसके ऊपर टाइम लगता है। तो ये प्रैक्टिकली ऑल्दो इन दोनों की आपको कम्प्लेक्सिटी सेम लग रही है, इसकी भी थीटा n है, पिछले वाले की भी थीटा n है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो है ये फास्टर एल्गोरिदम है। इसी तरीके से इसका एनालिसिस मोर ऑब्वियस है, आप देखें बड़े आराम से हमने एनालिसिस कर लिया। ये अंदर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं ये कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं और ये लूप जो है ये n दफ़ा चलती है, तो इस वजह से हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो हमारे पास थीटा n आ जाएगा, ठीक है। इसका एनालिसिस भी बहुत अच्छा है। और एक और ख़ास बात आप देखें कि ये स्पेस भी बचा रहा है, ठीक है। ये स्पेस भी बचा रहा है। स्पेस कैसे बचा रहा है कि आपको सारे वैल्यूज़ जो हैं वो सेव रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस एरे के बजाय इस एरे को आप सिर्फ 2 एलिमेंट्स की एरे भी रख लेना तो तब भी आपका काम हो जाएगा। आपको लास्ट 2 यूज़ करने और आप आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लाइक आपने 48 और 47 कैलकुलेट किए, ये आपने एरे के अंदर रखे हुए, इन दोनों को यूज़ करके आप 49 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और आप इसको अब उड़ा दें, यह हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए सिर्फ ये दो ज़रूरत पड़ेंगे, तो इससे 50 कैलकुलेट हो जाएगा। जब 50 कैलकुलेट हो गया तो अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 51 कैलकुलेट हो गया तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकली अब हमें इस एरे के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स चाहिए, सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स की एरे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पेस के हिसाब से देखें, नॉर्मली हम स्पेस को इतना बॉदर नहीं करते एल्गोरिदम एनालिसिस में, लेकिन अगर आप स्पेस के हिसाब से देखें तो ये बॉटम अप एल्गोरिदम मेमोराइज्ड एल्गोरिदम के मुकाबले में स्पेस भी बचा रहा है। आपके पास स्पेस जो है वो कांस्टेंट चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट्स की स्पेस चाहिए, ठीक है जी। गुड। अभी तक हमने एक प्रॉब्लम देखा फिबोनाची सीक्वेंस कैलकुलेट, फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने का प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को हमने 3 तरीक़ों से सॉल्व किया। हमने सबसे पहले नाइव एल्गोरिदम से सॉल्व किया उसको, उसके बाद फिर उस नाइव एल्गोरिदम को हमने मेमोराइज्ड एल्गोरिदम में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने उस एल्गोरिदम को बॉटम अप एल्गोरिदम के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये आपने तरीका देखा कि नाइव एल्गोरिदम मेमोराइज्ड एल्गोरिदम में कैसे कन्वर्ट होता है, और मेमोराइज्ड एल्गोरिदम जो है उसके अंदर से हम रिकर्जन हटा के तो उसको बॉटम अप एल्गोरिदम के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यही सारा काम जो है वो एक और प्रॉब्लम के ऊपर करेंगे, और ये प्रॉब्लम जो है आप ऑलरेडी जानते हैं, ये प्रॉब्लम शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम है।
शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम है, यानी कि आपके पास सिंगल सोर्स है, एक सोर्स है, और आपने क्या करना है जनाब, आपने बाकी के सारे वर्टिसेस के लिए शॉर्टेस्ट पाथ वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ वेट आपने कैलकुलेट करना है फॉर ऑल वर्टिसेस वी, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है उसमें हम अभी तक तो हमने देखा कि हम रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को रीयूज़ करते हैं। क्या आप इसका नाइव एल्गोरिदम लिख सकते हैं? इसका नाइव एल्गोरिदम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसके लिए हमें कुछ गैसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम गैसेस करते हैं। मैंने कहा था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है, तो हम कोई एक गैस नहीं करते, हमें जितने गैस मिलते हैं हम उन सारों को यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, उसमें से सम हाउ कोई बेस्ट गैस पिक करेंगे। इस वजह से मैंने कहा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है ये मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए अच्छा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर आप देखें इस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को, तो आपके पास कुछ वर्टिसेस होंगे, ये ग्राफ आप देखें, आपके पास कुछ वर्टिसेस होंगे और उनके दरमियान में कुछ एजेस होंगे। ये आपका सोर्स वर्टेक्स है और आपने क्या करना है, आपने हर वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ का वेट कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा कि यही काम हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कर सकते थे। इसको हम नाइव एल्गोरिदम इसका ऐसे लिख सकते हैं कि हम क्या करें, हमने इस वर्टेक्स तक अगर शॉर्टेस्ट पाथ वेट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे जी, हम रैंडमली कोई एक एज सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस तक आने वाले जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एजेस हैं, 5 एजेस इसकी तरफ आ रहे हैं और ये 5 मुख्तलिफ वर्टिसेस से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, रैंडमली कोई एक वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर ली और अब मैंने ये कहा कि अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा शॉर्टेस्ट पाथ। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से यहाँ तक जो है शॉर्टेस्ट पाथ है और उसके बाद फिर ये एज उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि डेल्टा एस वी के लिए हम क्या करेंगे जी, डेल्टा एस यू कैलकुलेट करेंगे ये, और उसके बाद हम एज वी यू का वेट उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं लकी हूँ तो फिर मैंने ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला यू जो है ये सही सेलेक्ट किया है, और अगर मैं लकी नहीं हूँ तो फिर मैंने ये यू सही सेलेक्ट नहीं किया। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं मिनिमम फंक्शन लगाऊंगा इसके ऊपर, यानी कि ये जितने एजेस हैं सिर्फ इस एज को कंसिडर नहीं करना बल्कि ये बाकी के एजेस को भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं जनाब, हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट एज जो है उसको हम गैस कर रहे हैं। ये अप्रोच का मतलब है लास्ट एज को हम गैस कर रहे हैं। कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसके अंदर एक लास्ट एज तो होगा ना जो वी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो उस एज को हम गैस कर रहे हैं, सही। और हम क्या कर रहे हैं, अब ये देखें, ये रिकर्सिव सोल्यूशन है, यानी कि हमने लास्ट एज को गैस किया और उसके बाद जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रिकर्जन, ये नाइव रिकर्सिव सोल्यूशन है, ठीक है। और इसका बेस केस क्या होगा कि एस एस अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। ये बेस केस है, जैसे कि अभी फिबोनाची के केस में हमने बेस केस देखा था। ओके, इस एल्गोरिदम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये नाइव एल्गोरिदम है, आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल आप सही समझे होंगे अभी तक कि ये जो है ये एल्गोरिदम जो है ये बी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल टाइम में ये टर्मिनेट होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखें इस वी के लिए मैं सारे एजेस कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और आप पीछे चलें तो इस यू के लिए जो है इस वी के लिए सारे यूज़ कंसिडर हो रहे हैं। इसी तरीके से इस यू के लिए फिर आप अगेन उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। इसी तरीके से फिर इससे पीछे जो वर्टिक्स होगी उसके लिए भी आप ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा, समथिंग एक्स या के रेज टू द पावर एन, तो एक्सपोनेंशियल जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? हमने देखा कि हम मेमोइज्ड एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। मेमोइज्ड एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ को हम ऑलरेडी सेव कर लेंगे, ठीक है। जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं उनको हम सेव कर लेंगे और उनको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस मेन फंक्शन से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी मेमो टेबल से देख के लिख लेंगे, ठीक है। आपके ख्याल में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस मेमोइज्ड एल्गोरिदम से क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली ये नाइव एल्गोरिदम से तो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या मेमोइज्ड एल्गोरिदम जो है इससे हम इसको पॉलिनोमियल पे ले जा सकेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचें, वीडियो को पॉज करें और आप इस एल्गोरिदम के बारे में सोचें। ओके, अब वापस आ गए हैं, मैं ये एक और ग्राफ आपके सामने रखता हूँ। इस ग्राफ में हमने यही एल्गोरिदम अप्लाई करना है, मेमोइज्ड एल्गोरिदम हमने अप्लाई करना है। हमने जब जनाब सबसे पहले फाइंड करना है डेल्टा एस वी,
तो डेल्टा एस वी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी तक एक ही एज आ रही है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए इस एज को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डेल्टा एस ए चाहिए होगा। ए तक अगर आप देखें तो अगेन एक एज आ रही है ये वाली, उसके लिए आपको चाहिए होगा एस बी, ठीक है। अच्छा, बी तक आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक आपके पास ये वाला रास्ता है और एक आपके पास ये वाला रास्ता है। तो हमें दोनों कैलकुलेट करने हैं। हमने एक डेल्टा एस एस कैलकुलेट करना है जिसके अंदर हम इस एज का वेट ऐड करेंगे, और दूसरा हमें डेल्टा एस वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप देखें ये तो वही चीज़ है जो कि हम ओरिजिनली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम एक इनफिनिट लूप के अंदर आ गए हैं। इस रिकर्जन की वजह से हमने एक इनफिनिट लूप शुरू कर दी है, यानी कि हम इसके लिए एस वी के लिए कॉल करते करते हम दोबारा एस वी पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा मेमोराइज्ड एल्गोरिथम है ये इनफिनिट एल्गोरिथम है, सही। तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो गया। चलो, जो आपका एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम था वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन वो टर्मिनेट तो कर रहा था। ये एल्गोरिथम तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं कि शायद एस वी को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ये कैलकुलेट ही नहीं किया। ये हम डिपेंडेंसी, हम रिकर्जन ट्री अगर हम देखें तो ये तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ। तो ये कैलकुलेट होगा तो हम मेमो टेबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो मेमोराइजेशन की वजह से फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो गया यहाँ पे, ठीक है। और नुकसान क्यों हुआ, इसलिए कि ग्राफ के अंदर साइकिल है। तो ग्राफ के अंदर साइकिल है तो सब प्रॉब्लम्स का जो ग्राफ बनेगा, जो हमारे पास रिकर्जन ट्री बनेगा, उसके अंदर भी हमारे पास ये सिक्लिक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो मेमोराइज्ड एल्गोरिथम जो है वो इन्फिनिट टाइम में चलता है अगर आपके पास सब प्रॉब्लम्स की जो डिपेंडेंसी ग्राफ बना है उसके अंदर साइकिल है। ये चीज़ याद रखें। अगर कहीं साइकिल आ गया, अभी देखिए हमारे पास जो पिछला प्रॉब्लम था जो हमने इससे पहले एग्जांपल देखी थी, उसमें साइकिल नहीं आ रहा था। आपने एफ ऑफ 50 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको पिछले दो कैलकुलेट करना है, वो 50 दोबारा नहीं आएगा पीछे। एफ ऑफ 50 के लिए एफ ऑफ 49 और एफ ऑफ 48 कैलकुलेट करना है, 49 के लिए 48 और 47 कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें इस तरीके से रिपीट नहीं हो रही कि 49 के लिए आपको फिर 50 चाहिए हो या 47 के लिए आपको फिर 49, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो साइकिल नहीं है। अगर आप ग्राफ बनाए ना उनका, तो ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया, ये 50 है, एफ ऑफ 50 है, तो इसके लिए मुझे चाहिए 49 और इसी तरीके से इसके लिए मुझे चाहिए 48। तो ये एक आपके पास डिपेंडेंसी है और ये एक डिपेंडेंसी है। तो कहीं पे साइकिल आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि कोई इस तरह की एज नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से मेमोराइज्ड एल्गोरिथम जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर ग्राफ के अंदर साइकिल है तो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए जो कॉल्स जाएंगी, यानी कि जो सब प्रॉब्लम डिपेंडेंसी ग्राफ आएगा उसके अंदर भी साइकिल होगा। तो मेमोराइजेशन हमेशा काम उस वक्त करती है जब ये सब प्रॉब्लम डिपेंडेंसी ग्राफ एक डैग हो, ठीक है, डिपेंडेंसी डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ हो, यानी कि उसके अंदर कोई साइकिल ना हो, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है कि यानी कि अगर ये ग्राफ हम इनपुट करेंगे, उस ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं है, तब तो ये मेमोराइजेशन एल्गोरिथम बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस ग्राफ के अंदर साइकिल है तो फिर ये एल्गोरिथम जो है ये इन्फिनिटली चलेगा। अब नेक्स्ट हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि साइकिल को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो अच्छा, मेमोराइज्ड एल्गोरिथम अगर साइकिल नहीं है तो उस केस में कैसे काम करेगा, उस केस में आपके पास जो उसका टोटल टाइम आएगा वो आएगा ई प्लस वी, ओ ऑफ ई प्लस वी। ये कैसे आएगा जी, ये इस तरीके से आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप देखें, आप हर वर्टेक्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, हर वर्टेक्स के लिए उसकी इन डिग्री के बराबर आप इन डिग्री के बराबर, एक मिनट मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ ताकि हमें नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हर वर्टेक्स के अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हर वर्टेक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन डिग्री के बराबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जितने एजेस आ रहे हैं उतनी दफ़ा ये रिकरेंस दोबारा कॉल होगी, ठीक है। ये देखें ना, जितने एजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर यहाँ से इस ए के अंदर इस एक वी के अंदर जो है वो एक और एज यहाँ से आ रही होती तो वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं अपने रिकर्जन ट्री के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, सब प्रॉब्लम्स हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हैं वो इन डिग्री ऑफ वी प्लस 1 है, यानी कि हमने क्या करना है कि ये इन डिग्री ऑफ वी को कंसिडर करना है, ठीक है। और टोटल टाइम हमारा कितना लगेगा जी, यही हमें सारे वर्टिसेस के लिए करना होगा,
ठीक है, तो सारे वर्टिसेस के लिए हम ऐड करेंगे इन डिग्री ऑफ v प्लस 1। अच्छा, इन डिग्री ऑफ v जो है ये बराबर होता है जनाब ओ ई के, ठीक है, यानी कि ये सारे एजेस, जितने भी एजेस हैं, ये उन एजेस के बराबर होगा, ठीक है, और प्लस 1 करने की वजह से ये हमारे पास ओ ई प्लस वी होगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये एल्गोरिदम जो है ये हमने ऑलरेडी देखा था, ये डैग के लिए ये एल्गोरिदम था जिसमें हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट किया था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो मेमोइज्ड एल्गोरिदम जो है वो डैग के लिए जब चलता है तो वो ओ वी प्लस ई या ई प्लस वी में हमें टोटल टाइम इतना लगता है, ठीक है। और जब आपके पास साइक्लिक ग्राफ होता है तो उस केस में ये इन्फिनिट चलता है, यानी कि ये एल्गोरिदम टर्मिनेट ही नहीं करता, ठीक है। तो एल्गोरिदम को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, हम ग्राफ को साइक्लिक से ए साइक्लिक ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी ग्राफ को एक साइक्लिक ग्राफ से ए साइक्लिक ग्राफ में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप क्या करें, इस ग्राफ के अंदर जितने वर्टिसेस हैं उतनी आप लेयर्स लगा दें। इस ग्राफ के अंदर 4 वर्टिसेस हैं तो मैंने 4 लेयर्स लगा दी हैं, ठीक है। 4 कॉपीज़ मैंने इस ग्राफ की बना दी हैं, ये देखें, ये एक पहली कॉपी है, ये दूसरी कॉपी है, ये तीसरी कॉपी है और ये चौथी कॉपी है, ठीक है। जब आपने कोई एज फॉलो करनी है, एज आपने यहाँ से उठानी है, फॉर एग्जांपल एस से बी तक एज है, तो इस एज को मैं कैसे लिखूँगा, इस एज को मैं एक लेयर से अगली लेयर की तरफ लिखूँगा, यानी कि एस से बी ये इधर नहीं लिखूँगा, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, बल्कि ये नेक्स्ट लेयर की तरफ ये एज जाएगी, ठीक है। आप देखें एस से बी तक एक एज है ओरिजिनली, ये हमने बना ली। उसके बाद हमारे पास बी से ए की तरफ एक एज है तो वो हमने ये बनाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एज है जनाब ए से वी की तरफ, तो वो ये एज है। उसके बाद आपके पास वी से बी की तरफ एज है, वी से बी की तरफ, ये देखें वी से बी की तरफ एज है तो ये मैंने ये बनाई। उसके बाद मेरे पास एक ए से एस की तरफ एज है तो वो एज मैंने ये बनाई, ठीक है। तो ये सारा मैंने वो ग्राफ बना लिया। अब वही ग्राफ जो है वो ये यहाँ पे दोबारा आ गया नीचे, तो अगेन आपके पास एस से बी की तरफ एज है, बी से ए की तरफ एज है, ए से वी की तरफ एज है, वी से बी की तरफ एज है, ए से एस की तरफ एज है, तो ये एजेस मैंने दोबारा बना लिए। अब मैंने करना ये है कि मैंने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है एस से वी तक, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, और साइकिल नहीं होना चाहिए उस शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर। यानी कि मैंने कैलकुलेट क्या करना है, मैंने कैलकुलेट, अगर आप इसको देखें तो इसी ग्राफ को मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो कैलकुलेट मैंने ये करना है, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायगोनल में मैंने कैलकुलेशन करनी है, और ये जो आपके पास लेयर्स हैं ये टाइम है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो 0 होंगे, एक मतलब जो नंबर ऑफ एजेस होंगे एक 0 टाइम काउंट होंगे, हमारे पास कोई एज नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस जो ग्राफ के अंदर हैं वो 1 टाइम काउंट होंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो 2 टाइम काउंट होंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो 3 टाइम्स काउंट होंगे, ठीक है, सही है जी। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो डेल्टा एस वी नहीं है, अब डेल्टा के एस वी है। ये सबस्क्रिप्ट के मैंने लिख दिया। के का मतलब ये है कि हमने वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ एस वी कैलकुलेट करना है, दैट यूजेस लेस देन इक्वल्स टू के एजेस, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू के एजेस, सही। आप देखें यहाँ से यहाँ पे मैं जाता हूँ तो एज जो है वो एक दफ़ा काउंट होती है, ये एज जो है ये एक दफ़ा काउंट हो रही है। यहाँ से अब मैं अगली लेयर में जाऊँगा तो यही एज है, ये वही वाली एज है, बी ए वाली एज, ये 2 दफ़ा काउंट हो रही है। अब उसके बाद अगर मैं 3 पे चला जाता हूँ तो ये एज जो है ये उससे ये 3 दफ़ा काउंट हो रही है, ठीक है, ये 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, और वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमने लेस देन इक्वल्स टू के एजेस में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमने हमारा वही वाला मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है। के के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे के है, के के लिए क्या करना होगा, हमें के -1 के लिए हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होगा, और उसमें फिर हमें ये वेट ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका हमें नुकसान क्या होगा कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हमारे बढ़ गए। नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितने, v², आप देखें ये v और ये दूसरा v मल्टीप्लाई हो रहा है, तो v² आपके पास सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो गोल है वो ये है कि हमने हमें डेल्टा v-1 SV कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप देखें कि हमने क्या किया, ये हमने साइक्लिक ग्राफ लिया और उस ग्राफ को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ डैग,
ठीक है, जब आपने डैग में कन्वर्ट कर लिया तो अब क्या होगा, अब आप इसके बाद आप वही एल्गोरिदम जो हमने ये एल्गोरिदम बनाया है, इस एल्गोरिदम को हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये v नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास v² होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा, वो OVE के बराबर होगा। आपको याद होगा कि इससे भी हम फेमिलियर हैं, ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है। अगर आपको याद हो तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के अंदर हमने क्या किया था, हमने एज रिलैक्स की थी। तो ये रिलैक्स का ही कोड है जो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इन समरी आज के लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम्स देखे, फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने का प्रॉब्लम और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम। और उन प्रॉब्लम्स को हमने सबसे पहले उनके नाइव एल्गोरिदम्स देखे, उसके बाद हमने देखा कि इन प्रॉब्लम्स को हम मेमोराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इन प्रॉब्लम्स को हम बॉटम अप एल्गोरिदम से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ स्टेप्स देखेंगे, जेनेरिक स्टेप्स देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए, और हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।